topic of the discussion is how to conduct forecasting and prediction using a multiple regression. हम सिंपल रिग्रेशन में फोरकास्टिंग और प्रिडिक्शन सीख चुके हैं. उसी तरीके को अब हम यूज़ करेंगे मल्टीपल रिग्रेशन के लिए फोरकास्टिंग और प्रिडिक्शन में. तो आइए हम SPSS पे चलते हैं. मेरे पास एक डेटाबेस मौजूद है जिसका नाम कस्टमर डी बेस है और ये इनपुट बॉक्स आपके सामने ओपन है. इसमें हम डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर के ऊपर क्रेडिट कार्ड डेट को ले रहे हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर के ऊपर मेरे पास 3 वेरिएबल हैं. एक उसकी इनकम है, दूसरे नंबर के ऊपर उसकी रिटायरमेंट का स्टेटस है कि वो बंदा क्या रिटायर हो चुका है या नहीं हुआ, और तीसरे नंबर के ऊपर उसकी जेंडर की है कि इधर वो मेल है या फीमेल है. जब हम फोरकास्टिंग या प्रिडिक्शन करना चाहेंगे तो सबसे पहले हमारे जहन में फोरकास्टिंग और प्रिडिक्शन का मतलब होना चाहिए. ये बात हम बड़ी तफसील के साथ सिंपल रिग्रेशन में जब हम ये फोरकास्टिंग और प्रिडिक्शन कर रहे थे उस वक्त हमने सीख ली थी. आई वुड रेफ़र यू टू दैट मॉड्यूल अगर आपके जहन में अभी तक कन्फ्यूजन मौजूद है कि फोरकास्टिंग है या प्रिडिक्शन है, इसको हम डिस्टिंक्शन कैसे करेंगे. यहाँ पे मैं वक्त उसका यूज़ नहीं करना चाहता. ओके, अब हम जब फोरकास्टिंग और प्रिडिक्शन की तरफ आएंगे तो स्टेप नंबर 1 के तौर के ऊपर मुझे रिग्रेशन रन करना पड़ेगा. जब रिग्रेशन मेरे पास मौजूद होगा तो उस रिग्रेशन को मैं यूज़ करूँगा टू डेवलप फोरकास्टिंग और प्रिडिक्शन फॉर द न्यू वैल्यूज़ ऑफ दीज वेरिएबल. सो मेरे पास 2 रिक्वायरमेंट आ जाती हैं. पहले नंबर के ऊपर मुझे रिग्रेशन रन करना है और दूसरे नंबर के ऊपर मुझे इन 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की कोई ना कोई वैल्यूज़ चाहिए जिनके लिए मैं उसको फोरकास्ट या प्रिडिक्ट करना चाहूँगा. ओके, तो यहाँ पे लाजमी तौर के ऊपर जहन में रखिएगा कि मुझे इन तीनों वेरिएबल्स की जब तक वैल्यूज़ नहीं मिलेंगी उस वक़्त तक SPSS इनकी फोरकास्ट नहीं कर पाएगा. सो लाजमी तौर के ऊपर मुझे इन तीनों वेरिएबल्स की नई वैल्यूज़ चाहिए जिन वैल्यूज़ के ऊपर मैं उसको प्रिडिक्ट या फोरकास्ट करवाना चाहता हूँ. सो मैं स्टेप नंबर 1 के तौर के ऊपर पहले इनका रिग्रेशन रन करता हूँ और रिग्रेशन रन करने के बाद हम इसको यूटिलाइज़ करेंगे फॉर फोरकास्टिंग या प्रिडिक्शन. सो ये तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरे पास मौजूद हैं. इन तीनों को यूज़ करते हुए मैं ओके का बटन प्रेस किया और यही चार्ट टेबल मेरे पास उसकी आउटपुट के आ गए. अच्छा, इस आउटपुट में आप टेबल नंबर 4 में देखें तो मुझे जेंडर एक नॉन सिग्निफिकेंट वेरिएबल के तौर पे नज़र आ रहा है. एक बात. दूसरी बात, जो इसका R² है वो 0.441 है, यानी ये एक मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग वेरिएबल है. ये स्ट्रॉन्ग रिग्रेशन नहीं है बल्कि मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग है. तो मैं इसकी फोरकास्टिंग को प्रिडिक्शन कर तो सकता हूँ लेकिन मुझे ये दोनों चीज़ें अपने जहन में भी रखनी है और मुझे रिपोर्ट में भी लिखनी है. कौन सी 2 चीज़ें? कि इसमें एक वेरिएबल सिग्निफिकेंट नहीं था और दूसरा कि ये रिग्रेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है बल्कि ये मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग है. आपके जहन में शायद ये सवाल हो कि जब जेंडर सिग्निफिकेंट नहीं है तो इसको क्या मॉडल में होना चाहिए. सवाल के तौर पे आपका सवाल, आपके जहन में जो बात आ रही है वो ठीक है, लेकिन अगर मैं जेंडर को इस मॉडल में से निकाल दूंगा तो क्या मैं जेंडर को यूज़ करते हुए फोरकास्टिंग कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा ना, क्योंकि जेंडर तो मॉडल में मौजूद ही नहीं होगा. जब मॉडल में मौजूद नहीं है तो उसके साथ उसकी फोरकास्टिंग भी नहीं की जा सकेगी. तो लिहाजा जब हम फोरकास्टिंग और प्रिडिक्शन करते हैं तो हम उसकी सिग्निफिकेंस और इनसिग्निफिकेंट का ख्याल नहीं रखते. हाँ, अपनी रिपोर्ट में उसको मेंशन ज़रूर करते हैं कि इस रिग्रेशन को जिसको मैं फोरकास्टिंग या प्रिडिक्शन के लिए यूज़ कर रहा हूँ इसमें ये वेरिएबल सिग्निफिकेंट नहीं थे और इसकी R² की वैल्यू इसके बारे में क्या बता रही है. अगर ये सिग्निफिकेंट होते बहुत अच्छा था. अगर ये स्ट्रॉन्ग रिग्रेशन होता यानी R² की वैल्यू 0.6 से ज़्यादा होती बहुत अच्छी बात थी, लेकिन इस केस में अब नहीं है. लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट यही है कि मैंने इस ही मॉडल को यूज़ करते हुए फोरकास्ट करना है.
यही 3 वेरिएबल यूज़ करने, तो लिहाजा मजबूरी के तौर के ऊपर मैं इसी को यूज़ करूँगा, लेकिन इस चीज़ को मैं मेंशन करूँगा, इस चीज़ को मैं इस्टेब्लिश करूँगा सबके सामने कि हाँ, इस रिग्रेशन में ये वेरिएबल सिग्निफिकेंट नहीं था और ये मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग रिग्रेशन था। हम आम तौर के ऊपर इस चीज़ को कन्फेस नहीं करते या घबराते हैं, तो ये आपको बताना, इस वजह से मैं ज़ोर दे के बता रहा हूँ कि इस चीज़ को कन्फेस करना कि ये वेरिएबल सिग्निफिकेंट नहीं था या था, ये लाजमी है। उसके रिग्रेशन की वैल्यू क्या पावरफुल थी, क्या मॉडरेटली थी या इवन वीक थी, ये मेंशन करना ज़रूरी है। यूज़ हम इसी को करेंगे जो भी मॉडल होगा। ओके, कैसे यूज़ करेंगे? अब मॉडल तो मेरे पास बन गया, अब मैं उन नई वैल्यूज़ के ऊपर उसको फोरकास्ट करूँगा। नई वैल्यूज़ लिखने का तरीका ये है कि मैं डेटा व्यू में जाऊँगा। डेटा व्यू में मेरे पास ये जेंडर का वेरिएबल है और ये मेरे पास उसके इनकम का वेरिएबल है और ये तीसरे नंबर के ऊपर मेरे पास जो उसकी रिटायरमेंट का स्टेटस है वो यहाँ पे मुझे मिल रहा है। तो मैं इन 3 वेरिएबल्स के आगे जो नई वैल्यूज़ हैं वो रखना चाहता हूँ। मिसाल के तौर के ऊपर मैं एक ऐसे कस्टमर को प्रिडिक्ट करना चाहता हूँ, उसका क्रेडिट कार्ड डेट प्रिडिक्ट करना चाहता हूँ कि जो रिटायर हो चुका है, जो जिसका जेंडर मेल है, यानी जेंडर की वैल्यू 0 है, रिटायर हो चुका है यानी रिटायरमेंट की वैल्यू 1 है। इसका आप उसके कोड से जाके देख सकते हैं कि रिटायरमेंट की 0 का क्या मतलब है और रिटायरमेंट के 1 का क्या मतलब है। तो यहाँ पे रिटायर हो चुका है तो मैंने उसकी वैल्यू 1 लेनी है और उसकी इनकम की वैल्यू 50 है। ये मैंने एक मिसाल के तौर पे आपके सामने रख ली है। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे कैसे रखूँगा? बिल्कुल एंड ऑफ द डेटा में मूव करूँगा जहाँ पे ये वैल्यू सारी ख़त्म हो चुकी हैं और इन्हीं 3 वेरिएबल की जेंडर के आगे मैं 0 लिख दूँगा और रिटायरमेंट के आगे 1 लिख दूँगा और इनकम के कॉलम में मैं 50 लिख दिया। ये मेरे पास 5001 की जो कस्टमर है, ये नई वैल्यूज़ मैं लिख लूँगा, यानी मेरे पास जेंडर उसका 0 आ जाएगा, रिटायरमेंट का स्टेटस 1 आ जाएगा और इनकम की वैल्यू 50 आ जाएगी और मैंने किसी और वेरिएबल की वैल्यू नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी? क्योंकि यही वो 3 वेरिएबल थे जो मॉडल में शामिल थे। अब मैं दोबारा उस मॉडल के ऊपर जाऊँगा, रिग्रेशन, लीनियर। अब ये मेरे पास वही मॉडल है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डेवलप किया है। उसके बाद मैं सेव का बटन प्रेस करूँगा और सेव के बटन को प्रेस करने के बाद ये मेरे पास जो लेफ़्ट साइड के ऊपर प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ में अनस्टैंडर्डाइज है, इसको क्लिक कर दूँगा। ठीक है, इसको क्लिक करने के बाद कंटिन्यू का बटन प्रेस किया, ओके का बटन प्रेस किया। अब ये रिग्रेशन की आउटपुट तो हम क्योंकि पहले देख चुके हैं, उससे हमें कोई गरज नहीं। अब जब हम क्रेडिट कार्ड डेट के ऊपर जाएंगे इसी में, तो मेरे पास ये क्रेडिट कार्ड डेट की एक वैल्यू, ये आखिरी वैल्यू ये मेरे पास आ जाएगी और ये वो प्रिडिक्टेड वैल्यू है जो SPSS की मदद से क्रेडिट कार्ड डेट के हवाले से मेरे सामने आएगी। मैं ऐसा क्यों कह सकता हूँ कि यही क्रेडिट कार्ड की वैल्यू है? क्योंकि इसका कॉलम की हेडिंग तो ऐसी नहीं है। उसके वजह ये है कि मेरे पास इस रिग्रेशन में जो डिपेंडेंट वेरिएबल था वो क्रेडिट कार्ड था, लिहाजा ये जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ हैं ये सारी की सारी क्रेडिट कार्ड की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो इस वजह से SPSS में जब हम फोरकास्टिंग या प्रेडिक्शन करते हैं तो पहले स्टेप के तौर के ऊपर हम मॉडल डेवलप कर लेते हैं ताकि SPSS को पता चल जाए कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं। फिर दूसरे स्टेप में हम उन नई वैल्यूज़ को रखते हैं और अनस्टैंडर्डाइज्ड प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ को क्लिक करते हुए उसको परफॉर्म करवा लेते हैं और इस तरीके से मेरे पास उसकी वैल्यू आ जाती है और उसकी प्रिडिक्टेड क्रेडिट कार्ड की वैल्यू यहाँ पे हम देख सकते हैं। जो भी इसकी वैल्यू आएगी ये 1.96037, सो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। आई होप आई कुड मेक माई सेल्फ अंडरस्टूड।